अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर हब। हम आगे जो फाइनल टर्म्स के जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो हम आगे डेली की बेसिस पे मैं आगे अपलोड करूंगी। तो आज जो लेक्चर नंबर 14 है उसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 14 में जो है सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन क्या होता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज इन अ लॉजिकल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन इक्वालिटी और डिफरेंस बिटवीन, यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको जब भी कोई भी जहाँ कहीं भी कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज कौन सा ऑपरेटर यूजर होता है? जैसे सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर यूजर होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो जावास्क्रिप्ट पे अवेलेबल है वो गिवन बिलो है। कौन कौन से? सबसे पहले आता है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को किसी वैल्यू के इक्वल कर देता है। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, जिसमें हम सिंगल इक्वल यूज कर रहे होते थे, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते थे। वो डिफरेंट होता है और इक्वल टू जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आप ये बात को रिमाइंड रखना है। ओके ओके, सो अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स क्या कर रहे हैं, ये फॉल्स कर रहा है। फॉल्स किसी किसी कर रहा है क्योंकि ये आप पीछे कंडीशन दी की होगी कि इज इफ x इज इक्वल टू 8, अगर मैंने असाइन कर दिया x इज इक्वल टू 8, ठीक है, और फिर मैं कहती हूँ x इज डबल इक्वल टू 8, तो ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है कि x जो है वो 8 के इक्वल है या नहीं। अगर वो 8 के इक्वल होगा तो वो क्या कर देगा, ट्रू दे देगा, और अगर ट्रू नहीं होगा, 8 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, आपको फॉल्स जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। इसके बाद आता है ये ट्रिपल इक्वल टू, यानी इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, यानी कि आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हो वेरिएबल को, ओके, तो ना तो उसकी सिर्फ क्या कहते हैं आपकी वैल्यू जो है वो उसकी इक्वल होनी चाहिए, बल्कि जो वैल्यू की टाइप है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि जो आप जो डाटा दे रहे हो वो स्ट्रिंग है या वो इंटीजर है, चाहे वो करेक्टर है, ठीक है, तो उसकी टाइप को भी वो देखेगा क्या उनकी जो टाइप्स है वो इक्वल है नहीं। अब यहाँ पे आप देखें, जो x है वो क्या है, एक वेरिएबल है, राइट, और जबकि 5 क्या है, वो एक इंटीजर है। तो अब ये फॉल्स इस तरीके से दे रहा है, क्योंकि ये फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि दोनों की जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, वो दोनों तो सेम ही नहीं है, इसके लिए वो क्या दे रहा है, इसका फॉल्स आंसर दे रहा है। नेक्स्ट आ जाए नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है कि आपकी वैल्यू के अगर आप इसकी इक्वल है या नहीं इक्वल है, ये सब मैं आके इतनी डिटेल्स में आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये आप बहुत पहले अपनी स्टार्टिंग सेमेस्टर से भी जो है ये आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये नॉट डबल इक्वल, ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल टाइप, यानी कि आपकी पहला जो इक्वल आपको क्या कह रहा है कि वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा इक्वल आपको क्या बता रहा है कि उसकी जो टाइप है इक्वल है या नहीं है। और ग्रेटर देन तो आप जानते हैं कि वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ये इन सब के बारे में भी आप जानते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हाउ कैन इट बी यूज। ठीक है, कि जितने भी हमने अभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे इनको कहाँ कहाँ और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती है, इफ की जो स्टेटमेंट्स होती है, इफ एल्स, एल्स इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन सब में इनसे कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इन सब स्टेटस में क्या यूज होता है, ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये देखो यहाँ पर यूज होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पर यूज होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे पास, एंड और नॉट, तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट। ठीक है, इनके बारे में आप लोग जो है वो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि एंड ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर क्या कहता है, नॉट ऑपरेटर क्या कहता है। एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है, ये है, और ऑपरेटर का ये है, और नॉट ऑपरेटर का ये है। ठीक है, इनको मैं डिटेल में नहीं समझाने वाली, क्योंकि ये आपको पता है कि एंड और नॉट और क्या काम करते हैं। एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स जाएगा। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए। और में क्या होता है कि और में अगर एक भी ट्रू आ जाएगी तो क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर और नॉट में क्या होता है कि वो आपकी वैल्यू को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, इसे इन्वर्जन ऑपरेटर भी कहते होते हैं। ओके, तो आ जाए तो कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल सेम है जिस तरह C++ में भी ये ऑपरेटर जो है वो यूज करता है। अगर इससे पहले किसी ने C++ पढ़ी है तो उसको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता होगा। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि ये जो सिंबल ये क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल यूज हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते होते हैं टर्नरी ऑपरेटर है। ये बिल्कुल जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, सबसे पहले में कोई भी इसका सिंटैक्स क्या है कि आपने कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, आप उसका वेरिएबल का नाम दोगे और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, कंडीशन दोगे। जो भी आपने कंडीशन दे रही है, कंडीशन के बाद आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी टर्नरी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब ये किस तरह काम करेगा,
ये आपने इस वेरिएबल को ये कंडीशन दी है, वो आके चेक करेगा वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहले वाली वैल्यू को वो ले लेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, दूसरी जो वैल्यू होगी उसको ले लेगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह इफ अगर ट्रू होता है तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट ले लेता है, अगर फॉल्स होता है तो वो एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या करता है, उनको जो है वो एग्जीक्यूट करता है लेता है। जिस तरीके से ये एक एग्जांपल वेयर वीओ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है वीओ के नाम से, उसमें क्या 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 एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अगर एज जो है वो सॉरी लेस देन 18 है तो क्या करें, टू यंग। अगर एज जो है 18 बहुत 18 से छोटी है तो क्या प्रिंट कर दो, टू यंग प्रिंट कर दो, अदरवाइज क्या प्रिंट कर दो, ओल्ड इनफ, ठीक है। अगर किसी ने जो एज वी ओ का जो वेरिएबल में जो एज हम एंटर करेंगे फिर उसको देखेगा और उस तरीके से वो क्या कर देगा, रन करके। कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स को कंपेयर करना क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स को जो है आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम जो है वो स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे जो नेक्स्ट चलते हैं जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर क्या है कि बिट ऑपरेटर वर्क विद 32 नंबर, ठीक है। बिट ऑपरेटर क्या करता है, एक 32 नंबर बिट के साथ काम करता है, एंड एनी न्यूमेरिक ऑपरेंड इन दिस ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ 32 बिट बाइनरी नंबर। कि कोई भी न्यूमेरिक नंबर हम जब लिख रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो सिंपल उसको क्या कर देता है 32 बिट के अंदर बैकेंड में उसको वो क्या कहते हैं एक्सचेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देता है। आपने जस्ट इतना याद रखना है बिटवाइज ऑपरेटर में कि जो बिट ऑपरेटर है वो वर्क किसके साथ करता है, 32 बिट नंबर के साथ करता है। बस आपके लिए इतना इनफ है, इससे एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, बस इससे ज्यादा वो कुछ इतना आ नहीं सकता, ठीक है। फिर इसके बाद है जावास्क्रिप्ट कंडीशन क्या है। ये चार तरह की कंडीशंस होती हैं जो हमने सी लैंग्वेज और C++ में भी हम पढ़ के आए कि इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इन सबको मैं इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप सब ये चीजें जानते हैं। इफ कंडीशन क्या होती है, इफ उसके बाद पेरेंथेसिस से स्टार्ट होती है, उसमें आप कंडीशन लिखते हो, और उसके बाद क्या होता है कि आप कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते हो, एंड करते हो, और जो भी अंदर आपकी होती है कंडीशन, आप सिंपल स्टेटमेंट जो होती है आपकी ये वाली होती है। अगर किसी को इफ एल्स अगर नहीं आता तो वो मुझे डीएम कर सकता है और उसको फिर मैं अलग से समझा भी दूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एल्स, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है कि आप पहले इफ लिखते हो, इफ की कंडीशन, और उसके बाद एल्स का लिखते हो। अगर इफ का कोड ट्रू होगा तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड रन करेगा, अदरवाइज क्या होता है जो एल्स वाला कोड होता है वो वाला रन होता है, राइट। तो उसके बाद हम चलते हैं एल्स इफ। एल्स इफ क्या होती है कि पहले इफ कंडीशन, एल्स इफ फिर कंडीशन, यानी इफ अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये वाला कोड रन हो जाएगा, नहीं तो दोबारा वो एल्स पे चला जाएगा। अगर कंडीशन फॉल होगी तो किधर आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। एल्स पर आने के बाद कहा जाएगा, वो एल्स के आने के बाद वो चेक करेगा कि अब दोबारा कंडीशन मिली है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, ये वाला कोड रन कर देगा, नहीं तो हमने एक और एल्स वाला कोड दिया होगा वो क्या करेगा, वो वाला रन करेगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं स्विच स्टेटमेंट की तरफ, ओके। स्विच स्टेटमेंट भी आपने इससे पहले देखी भी होगी और आप इसके बारे में जानते होंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि कंडीशन की बेस पर रन करती है, ठीक है। अब इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंडीशन, लेकिन एक डिफरेंस है, यानी कि हम यहाँ पे हर केस के लिए एक डिफरेंट कंडीशन दे देते हैं और वो कंडीशन ट्रू होती है तो तब वो केस क्या होता है, रन हो जाता है। ये जब हमने होता है ना मल्टीपल इफ एल्स इफ वाली कंडीशन आ जाती है तो कभी कभी बहुत लंबा उसमें कोड हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए फिर हमने जो है स्विच स्टेटमेंट बनाई थी ताकि हमारा जो काम है वो और इजी हो जाए, राइट। फिर इसके बाद चलते हैं कि सिंटैक्स इसका क्या है, ठीक है। सिंटैक्स इसका जनरल सिंटैक्स ये है कि आपको आना चाहिए और अच्छे तरीके से आपने इसको याद भी रखना है कि आपको पता हो कि क्या होता है। कि सबसे पहले स्विच लिखना है, उसके बाद एक्सप्रेशन इज सेम एज के जो भी हमने कंडीशन देंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट केसेस होते हैं, एन नंबर ऑफ केसेस होते हैं, जैसे आप केसेस देना चाहे आप दे सकते हैं, और हर केस जो होता है ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, एंड होता है। ये आपने याद रखना है कि एवरी केस इज एंडेड विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आपकी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आप यूज करोगे तो क्या करेगा, इस केस को यूज करते हैं अगले केस में भी वो साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। हमें ऐसा नहीं चाहिए होता, हमें एक केस एक वक्त पे ही चलाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते होते हैं। उसके बाद एक होती है डिफॉल्ट, ठीक है। अगर हम हमेशा डिफॉल्ट यूज करते हैं, डिफॉल्ट हम क्यों यूज करते हैं कि अगर जितने भी ऊपर केसेस हैं ये हमारे पास इनमें से कोई भी मैच केस नहीं हुआ इस एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। यानी कि जो कंडीशन हमें दी थी उसके साथ कोई भी केस अगर मैच नहीं हुआ तो ये जो डिफॉल्ट वाला कोड होता है इस केस में जो है हमारे पास वो वाला चलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। इससे आगे द ब्रेक कीवर्ड, ये भी अभी आपको ब्रेक कीवर्ड का जो यूज है वो बताया जा रहा है कि व्हेन द जावास्क्रिप्ट कोड ऑपरेट इंटरप्ट
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। व्हेन द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर रीच अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक आउट टू द स्विच ब्लॉक, ठीक है। क्या करता है कि जैसे ही वो उस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वो काम कर रहा होता है, जैसे ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है तो वो क्या करता है, उस ब्लॉक को खत्म कर देता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड द केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। तो क्या करता है कि उस केस को उसी वक्त वो खत्म करते हैं, जितनी भी एग्जीक्यूशन चल रही होती है खत्म। जहां कहीं भी जैसे ही समझ लेना ब्रेक आया, बस कंपाइलर ने अपना काम करना छोड़ दिया, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो उस केस में क्या होता है कि जो डिफॉल्ट का कोड होता है वो जो है वो रन होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर लूप्स के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह की जो लूप्स है जावास्क्रिप्ट में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है। पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप क्या होता है कि लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ कोड, ठीक है। लूप्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लूप क्या करते हैं कि आपका नंबर ऑफ कोड जो आपको एक साथ एग्जीक्यूट करना होता है, तो इन दैट केस आप क्या यूज करते होते हो, आप लूप्स यूज करते होते हो, ठीक है। लूप्स, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक ही मैसेज 100 दफा प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप क्या 100 दफा उसको लिखते रहोगे कि मैं अच्छा माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस। 100 दफा उसको लिखने के बजाय अगर मैं चाहूँ तो एक ही लाइन दफा लिखूं और वो 100 दफा प्रिंट हो जाए, ठीक है। यानी कि अपने कोड को आपने नंबर ऑफ टाइम पे प्रिंट करना है और अपना टाइम सेव करना है, तो इस टाइम पे हम क्या यूज करते होते हैं, अपने लूप्स का जो है वो यूज करते होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप में से एक टाइप है। अब इस साइड ऑफ यहाँ पे आपको बताया गया कि टेक्स्ट प्लस दिस, अगर आप पहले ऐसा लिखो फिर ब्रेक लाइन टैग लगाओ, ये लिखो फिर ब्रेक टैग लगाओ, फिर कार 3 लिखो, कार 3 एरे डालो, इतना ज्यादा लिखने के बजाय अगर आप इसको इस तरीके से लिख लो तो कितना इजीली आपके पास काम हो जाएगा। सिंटेक्स आपको पता है कि 4 लिखते हैं, उसकी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस इक्वल टू दिस और ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास ये आ जाता होता है, ठीक है। कि 4 क्या होता है कि आपका बता रहा होता है कि आप फॉर लूप लिखने लगे हो, फिर देन आई ये क्या है, इसकी इनिशियलाइजेशन है, देन इसके पास ये कंडीशन है और ये क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, राइट। ये और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है जो आप जो है रन करना चाहते हो। नेक्स्ट उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ लूप बताएं कि बता चाहिए आपको कि हमारे पास कौन कौन से जो लूप्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर इन लूप्स और व्हाइल और डू व्हाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, द लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड और नंबर ऑफ कोड, यानी कि फॉर लूप सिंपल जो ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास रन करने के लिए यूज हो रहा है। फॉर इन लूप है अ लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो सिर्फ आपको लूप नहीं चला रहा बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट भी उसके पास होती है, तो उसको हम कहते हैं फॉर इन लूप, ठीक है। आपने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो याद करना है कि फॉर लूप क्या है, लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, कि वो लूप जो नंबर ऑफ टाइम आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के लिए यूज हो रहा है वो फॉर लूप है, ठीक है। जबकि फॉर इन लूप क्या है, लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो लूप जो क्या करता है कि आपकी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज को रन करता है वो फॉर इन लूप होता है। व्हाइल लूप क्या कहता है, लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल क्या करता है, व्हाइल जब तब रन होता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। अगर आपकी कंडीशन नहीं ट्रू होती तो व्हाइल के अंदर लिखा हुआ कोड कभी भी रन नहीं होता है। जबकि डू व्हाइल में क्या होता है कि एक दफा वो कोड रन होता है फिर वो कंडीशन चेक करता है कि आया कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो छोड़ देगा, अगर ट्रू है तो तब भी आपका कोड एक दफा चल चुका है। जबकि व्हाइल में होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका कोड एक दफा भी नहीं चलेगा। जबकि डू व्हाइल में आपका कोड जो होता है वो एक दफा चलता है, क्योंकि क्या करता है वो पहले एक दफा कोड को चलाता है फिर कंडीशन चेक कर रहा होता है, राइट। अब इसी तरह फॉर का लूप का सिंटेक्स दिया हुआ है, ठीक है। सिंटेक्स आप सब जानते हैं, आप सब ने देख लेना है। फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इस तरीके से आप लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 मीन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्या है, कि स्टेटमेंट 1 क्या होती है कि 1 इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द लूप स्टार्ट, यानी कि इसको इनिशियलाइजेशन हम सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, स्टेटमेंट 2 कंडीशन है, और स्टेटमेंट 3 क्या है, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं, इज एग्जीक्यूटेड ईच टाइम आफ्टर द लूप। इसका यही मतलब है कि आपको इंक्रीमेंट कितने का करना है, डिक्रीमेंट कितने का करना है। देखिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है या आपको डिक्रीमेंट करना है तो आपको ये बता रहा होगा, ठीक है। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
ठीक है, ये फॉर इन लूप आ जाता है। फॉर इन लूप जो है हमारे पास क्या कहता है, जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप थ्रो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, वो रन करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दी गई है। ठीक है, एग्जांपल में आपको क्या कहा गया है कि एक वेर यानी कि एक वेरिएबल है पर्सन नाम का। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना हम पीछे सीख चुके हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक वेरिएबल है टेक्स्ट नाम का और वो क्या है, नल है। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल है एक्स का। ठीक है, उसके में हमने फिर इसके बाद क्या है, फॉर इन लूप जो है वो स्टार्ट हो गया। फॉर इन लूप में क्या हो रहा है कि फॉर सबसे पहले बताया कि फॉर लूप एक स्टार्ट हो रहा है, फिर एक्स इन पर्सन। ठीक है, एक एक्स है तो ये क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू पर्सन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि इस पर्सन जो टेक्स्ट है, इस वैल्यू ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दो और उसको इक्वल कर दो पर्सन एक्स के इक्वल। ठीक है, पर्सन एक्स के इक्वल जब उसको करता है तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, जॉन डॉट इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब ये किस तरीके से आया है। ठीक है, अब पर्सन यहाँ पे क्या नाम था, जॉन डॉट 25, यानी कि इस पर्सन वेरिएबल, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के को किसकी इक्वल हमने कर दिया था पहले, कि इस एक्स वेरिएबल के इक्वल कर दिया। तो इस एक्स वेरिएबल को हमने किसको असाइन कर दिया था, हमने इस टेक्स्ट को इक्वल जो है वो असाइन कर दिया था। तो उससे क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज की जितनी भी वैल्यूज थी उससे क्या कर दिया, उन तमाम वैल्यूज को उससे क्या कर दिया है, आपको प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि से क्या बोला, ये इंडेक्स उसने बोली है, उसके उन इंडेक्सेस पे जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई है वो जो है पर्सन के इंडेक्सेस पे जितनी वैल्यूज है वो प्रिंट करो। तो ये पहली इंडेक्स थी, पहली इंडेक्स पे जॉन पड़ा है, दूसरी इंडेक्स जो है डॉ पड़ा हुआ है, और तीसरी क्या है 25 पड़ा हुआ है। ये तो की है ना, ठीक है, एज इन नेम और एफ नेम। ठीक है, ये तो कीज है, हमने वैल्यू स्टोर करते होते हैं एरे में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी एक टाइप ऑफ एरे ही है। ठीक है, इसके लिए इसमें इस तरीके से हमारे पास स्टोर हो होता है। फिर जावास्क्रिप्ट वाइल लूप मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। वाइल में पहले क्या होता है, एक कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो आगे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू वाइल में क्या होता है कि आपको जो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, पहले एक दफा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो बाहर आता है और कंडीशन को देखता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा जाता है और ये दोबारा काम ही सारा करता है। अगर नहीं ट्रू होती तो ऐसे ही बाहर निकल कर आगे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग फॉर एंड वाइल लूप। ठीक है, फॉर और वाइल लूप का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या है, नोट दैट द वाइल लूप इज मच द सेम एज फॉर लूप विद स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ओमिटेड। ठीक है, तकरीबन जो है वो जो फॉर लूप है और वाइल लूप है वो सेम है। क्योंकि किस तरीके से सेम है, फॉर लूप में भी पहले कंडीशन चेक होती है और वाइल लूप में भी पहले कंडीशन चेक होती है, जबकि डू वाइल में क्या होता है, पहले कंडीशंस जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, जब उसके ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन जो हमारे पास एक चल रहा होता है, केस चल रहा होता है, वो उसी वक्त टर्मिनेट हो जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, बंद हो जाती है। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाए कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, आपकी जंप आउट है ऑफ अ लूप। ठीक है, आपको जो लूप चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या यूज करते हो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हो। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, जंप ओवर के लिए यूज होती है, यानी कि आपके जो लूप चल रहा है उसके अंदर आपको अगर दाखिल होना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करोगे। बस आप इतना याद रख लो कि आप कंटिन्यू स्टेटमेंट किसके लिए यूज करते हैं, जंप ओवर के लिए यूज करते हैं, और ब्रेक स्टेटमेंट जंप आउट के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, किसमें, लूप्स में। और आइटरेशंस भी क्या होती है, लूप्स की आइटरेशन की को कहते हैं कि एक दफा लूप चला तो वो एक दफा आइटरेट किया, दूसरी दफा लूप चला तो वो दूसरी दफा आइटरेट किया। ठीक है, इसको आइटरेशन कहते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पे आपको और स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि कंटिन्यू जो हमारा स्टेटमेंट है वो किसके लिए होती है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन आइटरेशन इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स। ठीक है, ये क्या करता है कि एक आइटरेशन को किसी भी लूप में वो छोड़ता है या तो ब्रेक करता है एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन इन द लूप। ठीक है, और उसको ब्रेक करके क्या कर देता है, न्यू आइटरेशन को वो क्या करता है, स्टार्ट कर देता होता है। एक आइटरेशन को खत्म करके न्यू आइटरेशन स्टार्ट करेगा। अब जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो डाटा टाइप्स है वो 5 तरह की होती है। कौन कौन सी, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास डाटा टाइप्स है, तो हम वो पढ़ेंगे, और कुछ हमारे पास एडवांस लेवल पे होती है और कुछ हमारे पास ये बेसिक लेवल पे है। जो बेसिक लेवल पे है वो आप देख लीजिए कौन कौन सी है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। फंक्शन भी एक जो है हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप है। ठीक है, फंक्शन आपकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, आपको वैसे बिल्ट इन डाटा टाइप मिलती है ना,
ये जो तीन है ये आपको बिल्ट इन डाटा टाइप्स आपके अंदर मिल गई है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज के अंदर। जबकि फंक्शन और ऑब्जेक्ट है ये आपकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, ठीक है, जिनको आप खुद अपनी तौर पे जो है उन डाटा टाइप्स को आप बनाते हो, राइट। और बुलियन क्या होती है, बुलियन में आपको ट्रू और फॉल्स आपको मिल रहे होते हैं और 0 1 की फॉर्म में जो आपका डाटा जो होता है वो स्टोर हो रहा होता है, तो उसको बुलियन डाटा टाइप कहते हैं। फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। और अभी अपने सारे ये याद भी रखने के कितनी तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट, डेट और एरे, ठीक है। एरे भी एक ऑब्जेक्ट है और डेट भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी बात आता है, ठीक है। एंड 2 डाटा टाइप दैट कैन नॉट कंटेन वैल्यू, 2 डाटा टाइप ऐसी होती है जिनके पास कोई वैल्यू नहीं। पहली तो नल है, नल को तुम्हें पता है वो खाली है, तो यानी कि वो क्या है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। और अनडिफाइंड भी यही क्या होता है कि नल। अनडिफाइंड क्या होता है कि जब आपने एक डाटा टाइप तो उसकी स्पेसिफाई की हुई है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक अनडिफाइंड डाटा टाइप होती है। इसके बाद आ जाता है कि यू कैन चूज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द डाटा टाइप ऑफ अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, यानी कि टाइप ऑफ, अगर आपने किसी की भी डाटा टाइप फाइंड करनी है, ठीक है, कि उसकी डाटा टाइप क्या है, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते होते हैं, ये टाइप ऑफ, ठीक है। अगर आपने लिखा टाइप ऑफ जॉन, ठीक है, तो ये क्या बता देगा, इसकी जॉन की डाटा टाइप बता देगा। तो अभी हमें देख के भी पता चला कि इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इस तरह ये फ्लोटिंग है। एन क्या होता है, रिटर्न अ नंबर, ठीक है। टाइप ऑफ एन है NaN, ठीक है, ये पीछे पढ़ चुके हैं, सही नंबर होता है। टाइप ऑफ फॉल्स, ठीक है, तो ये फॉल्स के ट्रू और फॉल्स किस में आ रहे होते हैं, हमारे पास बुलियन में आ रहे होते हैं। अगर ट्रू लिखा हुआ तो वो भी बुलियन होगा और अगर फॉल्स भी लिखा होगा तो वो क्या होगा, बुलियन होगा। इसके बाद ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट को है वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये एक एरे है, ये एरे इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। अगर इसको और स्पेसिफाई करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ये एक एरे है, राइट। ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, ठीक है। उसको और स्पेसिफाई कर, क्योंकि अभी हमने अपने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पर कि देखो हमारे पास कितनी तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक डेट होती है और एक एरे होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की टाइप से हमारे पास 3 आ रहे हैं कि अगर कहीं डेट भी बताया जा रहा है तो वो उसको भी हम ऑब्जेक्ट कह देंगे, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पे आप एरे लिखे हो तो तब भी ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो रिटर्न टाइप तो भी उसकी वो रिटर्न टाइप ठीक होगी। फिर इसके बाद डेट की तो क्या है, देखो यहाँ पे न्यू डेट की आपको रिटर्न टाइप क्या बताइए, ऑब्जेक्ट बताइए, क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि ऑब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं हमारे पास, डेट, एरे और एक सिंपल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते होते हैं। फिर इसके बाद फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है, फंक्शन, ठीक है। और हमारे कार ये एक क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि ये कोई भी वेरिएबल या कुछ तो नहीं है, हमारे कार इज नॉट डिक्लेयर। इससे पहले उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया कि ये डाटा टाइप तो नहीं है हमारे पास, तो इसको कैसे इसकी ट्रू टाइप बता सकते हैं। डाटा टाइप इस सूरत में इसकी बता सकते थे जब वो क्या होता है, ये एक एज अ फंक्शन जो है हमारे पास बना हुआ होता है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ नल, तो नल की क्या होती है, एक डाटा टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एन इज द नंबर, ये अब ये आपके सारा ये आपने पढ़ना है, ठीक है। डाटा टाइप ऑफ एन इज नंबर, एरे इज ऑब्जेक्ट, डेट इज ऑब्जेक्ट, नल इज ऑब्जेक्ट, और ये हम ऊपर सारा पढ़ के आ चुके हैं। आपने इस बात को याद रखना है कि एरे, डेट और ये सब क्या आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जाता है डाटा टाइप ऑफ ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर इज नॉट अ वेरिएबल, आपको क्या बताया जा रहा है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है आपका क्या है, ये एक वेरिएबल नहीं है, ये आपका क्या होता है, इट्स एन ऑपरेटर, ठीक है। हमने पहले भी मेरे को था टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, तो मैंने कहीं भी नहीं कहा कि ये कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑपरेटर है। जिस तरीके से प्लस का ऑपरेटर होता है, माइनस का ऑपरेटर है, डिवाइड का ऑपरेटर रहता है, इसी तरह टाइप ऑफ भी एक ऑपरेटर है। और जो कि टाइप ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग कंटेनिंग टाइप ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। हमेशा वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न करता है। किस तरीके से स्ट्रिंग इस तरह की रिटर्न किया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट तो एक स्ट्रिंग की है ना, फंक्शन उससे लिखा हुआ रिटर्न किया है, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही है ना। स्ट्रिंग्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास नंबर वैल्यूज लिखी हुई होती है, कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, तो वो एक स्ट्रिंग होती है, राइट। फिर उसके बाद आगे हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप कन्वेनियंट, ठीक है। टाइप कन्वेनियंट, ये जो अब आगे जो नेक्स्ट रह गया है इस सबको हम देखते हैं। बीच में यूनिटी ऑपरेटर आ रहा है हमारे पास, इन सबको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।